हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे? बढ़िया, एकदम मस्त, टकाटक। कहाँ तक हो गया था अपनी? इससे पहले 3 क्लासें हो गई है। ठीक है दोस्तों, आज अपनी क्लास कौन सी है? 4 नंबर क्लास है। चौहानों की कितनी क्लासें हो गई है? 4 क्लासें, जो अभी तीसरी हो गई है। अब चौथी क्लास अपन पढ़ने वाले। एक बार रिविजन हो जाए। कहाँ तक पहुंचे थे? कौन सा शासक था हमारा? विशलदेव। कौन सा? विशलदेव, जिसे क्या कहते हैं? वीरराज चतुर्थ भी कहा जाता था। देखेंगे विग्रहराज की उपाधियां हमने देखी थी कि विग्रहराज उपाधियां कौन कौन सी थी। हमने देखा था कि कवि बंधु, कटिबंधु, विद्वानों का आश्रयदाता। फिर हमने पढ़ा था कि धर्म को सूरी व जिंद सूरी के करने पर इन्होंने क्या किया था? पशु वध पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। फिर हमने देखे थे कि इनके जो दरबारी विद्वान कौन कौन से। तो दरबारी विद्वानों में मैंने आपको 2 नाम बताए थे। एक का नाम सोमदेव, दूसरे का नाम क्या था? नरपति नाल। सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा था और नरपति नाल के द्वारा विशल देवरासो ग्रंथ लिखा गया था। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया था। फिर हमने देखा था कि स्वयं ने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक लिखा था। कौन सा? हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में लिखा था। फिर हम जैसे आगे बढ़े, इन्होंने दिल्ली शासक तंवर तोमर को पराजित किया था। क्या किया था? पराजित करके दिल्ली पर क्या किया? अधिकार किया। और इसलिए इनके जो काल है उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? चौहानों का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर हमने जैसे देखा कि इन्होंने पिता की हार का बदला लिया। हार का बदला किससे लिया? कुमारपाल चालुक्य से हार का बदला लिया। जो इनका बीच में, इनके पिताजी अरुणराज के बीच में जो तीसरा युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप कुमारपाल चालुक्य ने अरुणराज को हराया तथा चौहान राजकुमारी जालन देवी से क्या की थी? शादी की थी। कौन सा युद्ध था? गुजरात का युद्ध था। चौहान राजकुमार जो किसके खिलाफ था? कुमारपाल चालुक्य, इनके पिताजी के खिलाफ था। तो इन्होंने क्या किया? हार का बदला लिया था दोस्तों। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया था। फिर हमने देखा था कि किलहॉर्न ने और विशलदेव की तुलना कालिदास से की। जो किलहॉर्न एक इतिहासकार है, इन्होंने जो तुलना की है विशलदेव की तुलना कालिदास से की थी। यहाँ तक आपको मैंने बता दिया। फिर हम जैसे आगे बढ़े, फिर मैंने आपको बताया था कि बिशलपुर नामक स्थान पर इन्होंने कि बिशलपुर नामक सरोवर का क्या? सरोवर बनाया। बिशलपुर नामक स्थान पर इन्होंने बिशलपुर सरोवर का जो निर्माण करवाया था। फिर हम जैसे आगे बढ़े थे तो हमने देखा था कि विशलदेव के विद्वान पद्मनाथ ने अजमेर में साहित्य सम्मेलन करवाया, जिसकी अध्यक्षता सोमदेव के द्वारा की गई थी। स्थापत्य कला में इनके द्वारा देखें तो इन्होंने सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया था। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया था। और इस विद्यालय पर इनके द्वारा लिखा गया हरिकेली नाटक जो संस्कृत भाषा में था, इनकी 75 पंक्तियां इस पर लिखवाई। किस पर? सरस्वती दोस्तों कंठाभरण पर। फिर हमने देखा कि इस नाटक की कुल पंक्तियां, तो कुछ पंक्तियां दोस्तों इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर लिखी गई। इस नाटक की जो कुछ पंक्तियां है दोस्तों, जो कहाँ पे लिखी गई है? राजा राम मोहन राय का जो इंग्लैंड में एक स्मारक बना हुआ है, उस पर कुछ पंक्तियां लिखी गई है। फिर हमने देखा था कि जो सरस्वती कंठाभरण है, इसको तुड़वाकर किसने तुड़वाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन का दोस्तों क्या? झोपड़ा बनवाया। क्या बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, जिसे 16 खंभों का दोस्तों क्या कहते हैं? 16 खंभों का महल कहते हैं। और राजस्थान का प्रथम मस्जिद कहते हैं। और इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? प्रथम मस्जिद कहते हैं। फिर हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो मस्जिद बनवाई गई, उसका जो वास्तुकार दोस्तों कौन था? अबू बकर। कौन था? अबू बकर। और जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पंजाब शाह पीर का क्या लगता है? उर्स लगता है। क्या लगता है? पंजाब शाह पीर का उर्स लगता है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया था। फिर हमने देखा था कि इनके द्वारा विग्रहराज के द्वारा गोकर्णेश्वर मंदिर जो बिशलपुर टोंक में मंदिर का दोस्तों क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया था। फिर जैसे हम आगे बढ़े तो हमारे जो अगला शासक देखा विग्रहराज चतुर्थ के बाद में कौन बने दोस्तों? अपार गांगे बने थे। कौन बने थे? अपार गांगे बने थे। अपार गांगे की दोस्तों हत्या इनके चचेरे भाई, जिनका नाम दोस्तों पृथ्वीराज द्वितीय था। क्या था? पृथ्वीराज द्वितीय हमने पढ़ा था, जो अगला शासक बना था, जो ज्यादा समय तक नहीं रहे। पृथ्वीराज शासक, उनका शासनकाल ज्यादा समय तक नहीं रहा था। उसके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में जो बने थे, सोमेश्वर बने थे। सोमेश्वर पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो पृथ्वीराज द्वितीय उनके द्वारा एक उनकी रानी का नाम था दोस्तों सुहाव देवी, जिसे रूठी रानी भी कहा जाता है। सुहाव देवी के नाम पर ही दोस्तों पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा सुहावेश्वर मंदिर का दोस्तों क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। और चौहानों में दोस्तों अपार गांगे की जो हत्या की गई इनके चचेरे भाई की, तो दोस्तों पृथ्वीराज द्वितीय को भातृहंता भी कहा जाता है। अब दोस्तों उसके बाद में हमने सोमेश्वर को पढ़ा था। अगले शासक जो बने पृथ्वीराज द्वितीय के बाद सोमेश्वर बने थे। सोमेश्वर के अंदर हमने देखा कि सोमेश्वर के दरबारी विद्वान थे, जिनका नाम दोस्तों केमास राठौड़ है। क्या नाम था? केमास राठौड़ है। इनकी रानी का नाम दोस्तों देखेंगे कर्पूरी देवी, और बेटा जिनका नाम पृथ्वीराज तृतीय कौन नहीं जानता? इनको सब जानता है, जो मतलब मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ते हुए जिन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा और दूसरा युद्ध भी लड़ा था। इनके पिता का नाम दोस्तों मैंने आपको बता दिया, अरुणराज था। और इनकी माता का
नाम दोस्तों कांचन देवी, क्या था, कांचन देवी था, जो चालुक्य राजकुमारी थी दोस्तों। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इनके दरबारी विद्वान कैमास राठौड़ के द्वारा आई छत्रपुर या आई छत्रगढ़, जिसे प्राचीन नाम है नागौर का, इन्होंने इनका निर्माण करवाया था। किसके द्वारा, इनके दरबारी विद्वान कैमास राठौड़ के द्वारा। फिर हमने देखा था कि कोंकण के राजा मालिकार्जुन को पराजित कर कलचुरी के राजकुमारी कर्पूरी देवी के साथ में इन्होंने विवाह किया था। किसके साथ में, कोंकण के राजा जिनका नाम मालिकार्जुन था, उनको पराजित कर कलचुरी के राजकुमारी जिनका नाम कर्पूरी की देवी के साथ में इन्होंने विवाह किया था। फिर हमने देखा था कि इन्होंने पुष्कर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने पुष्कर के अंदर सोमेश्वर के द्वारा पुष्कर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश की दोस्तों क्या लगी हुई है, प्रतिमा स्थापित है। फिर हमने देखा था कि सोमेश्वर की हत्या गुजरात के शासक भीमदेव सोलंकी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, जहां आगे चलकर उनके जो मौत का, जो इनकी हत्या का बदला इनके पुत्र थे पृथ्वीराज तृतीय, जो इनकी हत्या का क्या लेते दोस्तों, बदला लेते। किसके द्वारा की गई थी, भीमदेव सोलंकी के द्वारा की गई थी। चालुक्य राजकुमार कुमारपाल चालुक्य जो संबंधित है उनके द्वारा की गई थी दोस्तों। फिर दोस्तों हमने देखा था कि सोमेश्वर के बाद में जो अगला शासक बनता है, जिनका नाम मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज तृतीय बताया था, जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है, और जन्म इनका मैंने बता दिया अनिहल पाटन गुजरात के अंदर हुआ था। पिता सोमेश्वर मैंने बता दिया, इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी है, और पुत्र जिनका नाम गोविंद राज है, जिन्होंने रणथंभौर की, जो चौहान वंश की रणथंभौर में स्थापना की थी दोस्तों। माता का नाम कर्पूरी देवी, भाई का नाम कहीं पे दोस्तों आपको हरिराज मिलता है, कहीं पे आपको हरिराय भी देखने को मिलता है। इनके दरबारी विद्वान देखें तो जयानक भट्ट है, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा, और चंद्र बरदाई जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया। इनके सेना अध्यक्ष का नाम था दोस्तों भुवने कमल, और प्रधानमंत्री कैमास, वही कैमास जो मैंने आपको पीछे बताया, आई छत्रगढ़ या आई छत्रपुर, जिस नागौर की दोस्तों क्या की थी दोस्तों, स्थापना की थी। फिर इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इनके पड़ोसी सब इनके दुश्मन थे। सतलज नदी के पास में भंडारक जनजाति है, वो इनकी भी दुश्मन थी। और उसके बाद में हरियाणा में इनका चचेरा भाई, जो जिनका नाम नागार्जुन था, इन्होंने गुड़गांव पर या गुरुग्राम पर अधिकार कर लिया था। जो इनका प्रथम अभियान था, जो इनके खिलाफ था, इनके चचेरे भाई के खिलाफ ही था। उसके बाद में देखेंगे कन्नौज के अंदर देखा था कि हमने यूपी जयचंद गढ़वाल भी इनके खिलाफ या इनके वापस इनके दुश्मन थे। उसके बाद वापस महोबा में हमने देखा था परमर देव चंदेल, और वापस नीचे इनका जो पड़ोसी थे परमार वंश की राजकुमारी इच्छिनी देवी, जिससे विवाह भीमराव सोलंकी भी करना चाहता था और पृथ्वीराज तृतीय भी करना चाहता था, लेकिन इच्छिनी देवी का विवाह किसके साथ में हुआ, पृथ्वीराज तृतीय के साथ में हुआ था। फिर गुजरात का शासक भीम तृतीय या भीमराव सोलंकी भी इनका क्या था, दुश्मन था। और मुख्य जो इनका दुश्मन था वो था गौर प्रदेश, वर्तमान में अफगानिस्तान में गौर प्रदेश है, जहाँ पे मोहम्मद गोरी भी इनका क्या था दोस्तों, एक दुश्मन था, जिनके खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़े थे। त्रैन का प्रथम युद्ध और त्रैन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, यहाँ तक अपने मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। भंडारक जनजाति के दमन का विद्रोह, नागार्जुन के विद्रोह का दमन, पृथ्वीराज वर्सेस महोबा का जो मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा दिया है। बाकी वाली चर्चा मैंने बोला था, जो त्रैन के प्रथम युद्ध की चर्चा हमारी अगली क्लास में करेंगे। वापस कंटिन्यू अपन जारी रखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे त्रैन का दोस्तों प्रथम युद्ध। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन चर्चा करते हैं त्रैन के प्रथम युद्ध के बारे में। दोस्तों आज जो चर्चा करने वाले त्रैन का प्रथम युद्ध, कौन सा, त्रैन का प्रथम युद्ध। त्रैन के प्रथम युद्ध से पहले मोहम्मद गोरी का भारत में आगमन कब हुआ, उसके बारे में मैं आपको एक बार समझा देता हूँ डायग्राम के माध्यम से। यहाँ देखेंगे पृथ्वीराज का भारत में आगमन। दोस्तों आप यहाँ डायग्राम के माध्यम से यहाँ समझ सकते हो, जिस प्रकार से अपना भारत है, भारत के इस तरफ दोस्तों अपना हो जाएगा अपना दुश्मन पाकिस्तान। पाकिस्तान के जस्ट इस तरफ दोस्तों कौन सा हो जाएगा अपना स्थान, अफगानिस्तान। कौन सा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जिसे पहले गौर प्रदेश कहा जाता था दोस्तों, क्या कहा जाता था, गौर प्रदेश कहा जाता था। गौर प्रदेश के अंदर एक शासक था जिनका नाम था दोस्तों मोहम्मद गोरी। क्या नाम था दोस्तों, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का जो पहला भारत के अंदर जो पहला जो आक्रमण हुआ था, तो इन्होंने यहाँ पे किया था गुजरात के अंदर। कहाँ पे, गुजरात के अंदर अजीबपाल नाम का एक राजा था, जिनके दो पुत्र थे, एक का नाम मूलराज और एक का नाम दोस्तों क्या, भीम सेकेंड। तो इस प्रकार से आप डायग्राम से समझ सकते हो कि मोहम्मद गोरी का जो पहला जो यहाँ पे जो अभियान था दोस्तों किसके खिलाफ था, यहाँ पे जो मूलराज द्वितीय के ऊपर था। तो यहाँ पे मूलराज द्वितीय जो चालुक्य राजा था, ये क्या दोस्तों उम्र में छोटे थे। क्या थे दोस्तों, छोटे थे। तो इनकी जो संरक्षिका, जिस प्रकार से पृथ्वीराज तृतीय की संरक्षिका इनकी माता कर्पूरी देवी थी,
अल्पायु में, उसी प्रकार इनकी जो संरक्षिका, इनकी माता जिनका नाम दोस्तों क्या था, माता का नाम था नायिका। तो ये क्या इनका संरक्षिका थी, इनकी मतलब संरक्षिका थी। इनके एक भाई का नाम था भीमदेव द्वितीय, जो मैंने आपको पहले पीछे पढ़ा दिया है, भीमदेव द्वितीय। तो यहाँ देखेंगे जब ये इन्होंने पृथ्वीराज ने इनके पर अटैक किया तो इन्होंने नायिका देवी के द्वारा इनसे मदद मांगी गई। कीर्तिपाल, कीर्तिपाल कहाँ के दोस्तों, जालोर के शासक, कहाँ के दोस्तों, जालोर के, और केलन नाडोल के शासक और धारावर्ष आबू के शासक, इनके द्वारा इनसे मदद मांगी गई कि देखो अभी हमारे ऊपर किसी और देश का आके चलो कोई हमारे ऊपर हमला करता है, यहाँ अभियान हमारे खिलाफ है, तो आप हमारी कब मदद करोगे, एक स्त्री की, एक महिला की। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, ये तीनों ही मिलकर दोस्तों क्या करते हैं, इनकी मदद करते हैं, किसकी, नायिका देवी की यहाँ पे हेल्प करते हैं, मदद करते हैं दोस्तों। उसके बाद में जब क्या होता है, तो जब इनकी मदद करते हैं, पृथ्वीराज को यहाँ पे आबू की तलहटियों में इस प्रकार से धोया जाता है, इस प्रकार से वहां पे उसको बुरी तरह से इस प्रकार से हराया जाता है कि मोहम्मद गोरी 16 साल तक वापस इस तरफ मुंह आने की भी कोशिश नहीं करता। उसको पता इस बुरी तरीके से वहां पे उसकी बेइज्जती होती है। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे तो आदमी तो पुरुष तो मारते ही मारते हैं, मतलब महिलाएं भी इस तरह से धोती है। आपको पता है जब कोई पुरुष अपनी बेइज्जती करता है तो इतनी गिल्टी फील नहीं होता है, यदि उसी जगह अपनी एक महिला कहीं पे यदि बेइज्जती कर ले तो मतलब एक बहुत ही मतलब अपने को कैसा फील होता है कि महिला ने अपनी बेइज्जती कर ली। उस प्रकार से यहाँ पे नायिका देवी और इन चारों ने मिलकर मोहम्मद गोरी को इस प्रकार से धोया था कि इन्होंने 16 साल तक वापस भारत की तरफ रुख करने की भी कोशिश नहीं की। ये कब हुआ था युद्ध, 1178 में। कब हुआ था, 1178 के अंदर, 1178 के अंदर। कहा किस किस के खिलाफ हुआ था, मोहम्मद गोरी और यहाँ पे नायिका जो माता थी किसकी, भीम मूलराज द्वितीय की थी, और मूलराज छोटा था, अल्पायु में इनकी शिक्षिका थी, और नायिका कीर्तिपाल जो कहाँ के थे दोस्तों, कीर्तिपाल जालोर के, और केलन कहाँ पे, नाडोल के, और धारावर्ष कहाँ के, आबू के। इनके द्वारा जो युद्ध लड़ा गया और पृथ्वीराज को मतलब सॉरी उसको मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से यहाँ पे धोया गया, यहाँ बुरी तरह से इनकी यहाँ पे हार हुई थी। जब 16 साल के बाद में जब यहाँ इस तरफ नहीं आया तो फिर मोहम्मद गोरी ने वापस इस तरफ रुक किया। किस तरफ से, वापस इस तरफ से रुक किया, ऊपर की तरफ। नीचे वापस आने की हिम्मत नहीं हुई तो ऊपर की तरफ इन्होंने अपना अभियान चलाया। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक स्थान पड़ता है दोस्तों पंजाब। कौन सा, पंजाब। पंजाब, पंजाब के अंदर एक स्थान है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों बठिंडा। बठिंडा को पहले दोस्तों प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, देखेंगे तब्बर हिंद। क्या कहा जाता था, तब्बर हिंद। मोहम्मद गोरी ने तब्बर हिंद पर आक्रमण किया और यहाँ पर अपने सेनापति जिसका नाम था, देखेंगे सेनापति जिसका नाम था काजी जियाउद्दीन। क्या नाम था, काजी जियाउद्दीन को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। अब जब बठिंडा पर पंजाब, बठिंडा पर तबर जा हिंद पर अधिकार करके सेनापति काजी जियाउद्दीन को जब यहाँ पे प्रशासक नियुक्त किया तो पृथ्वीराज को ये बात अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, आप बताओ। तो उनको इस बात का बहुत ही बुरा लगा कि भी उन्होंने अपने इस देश के अंदर आके, अफगानिस्तान के मोहम्मद गोरी ने आके यहाँ पर कब्जा कर लिया। तब इन्होंने, पृथ्वीराज ने इस काजी जियाउद्दीन को बुरी तरह से हराया और इन्होंने इसको माफ करके वापस छोड़ दिया और यहाँ से भगा दिया। ठीक है, अब जब इनको यहाँ से भगा दिया तो पृथ्वीराज के समय जो इनको हटाया था तो मोहम्मद गोरी को इस बात का बहुत बुरा लगा। फिर इसके बाद में जो हुआ था, जो कौन सा हमारे सामने युद्ध आता है, तराइन का प्रथम युद्ध। अब दोस्तों देखेंगे अपने तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में। आपको मैंने जो ये डायग्राम से समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे किस प्रकार से जो हमारे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में जो अभियान चला, उस अभियान को मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है। मोहम्मद गोरी यहाँ पे चालुक्य के अंदर राजा अजयपाल के 2 पुत्र थे, मूलराज और द्वितीय और भीमराज। बाकी सब मैंने आपको डिटेल से यहाँ पे अच्छे से समझा दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में यहाँ पे मोहम्मद गोरी आता है। मोहम्मद गोरी के आने के बाद में यही कारण रहा था दोस्तों। अब देखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। देखेंगे मोहम्मद गोरी का भारत आगमन। मोहम्मद गोरी का भारत आगमन। मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय 1178 आबू अहिलवाड़ा युद्ध में गुजरात शासक भीमराज के खिलाफ हुई थी, भीमराज द्वितीय के खिलाफ हुई थी। मैंने आपको अभी विस्तार से समझा दिया, आपको अच्छे से भी समझ में आ गया होगा। पृथ्वीराज के बठिंडा के सूबेदार जियाउद्दीन काजी को पराजित किया, परिणाम स्वरूप गोरी आक्रमण करता है। यह भी मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वीराज के द्वारा बठिंडा के सूबेदार जियाउद्दीन काजी को पराजित किया गया। इसके ही परिणाम स्वरूप गोरी क्या करता है, आक्रमण करता है। जब आक्रमण करता है तो हम देखेंगे हमारा तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, 1191 ईस्वी को।
अब अपन यहाँ से विस्तार से देखेंगे दोस्तों। प्रथम त्रयन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो मध्य लिखेंगे पृथ्वीराज तृतीय और वर्सेस कौन था, मोहम्मद गोरी, उनके एक सेनापति था जिसका नाम था जियाउद्दीन काजी। क्या नाम था, जियाउद्दीन काजी, वही जियाउद्दीन काजी जिन्होंने जो भटिंडा के अंदर वहां पे क्या किया था, वहां का प्रशासक नियुक्त किया था। इनके पृथ्वीराज के साथ में एक गोविंदराज तोमर जो कहाँ के थे, दिल्ली के शासक थे, और एक सामंत सिंह जो कहाँ के थे, मेवाड़ के शासक थे, जो वीर गति को दोस्तों क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। और इसके अंदर पृथ्वीराज की क्या दोस्तों होती है, जीत होती है। यहाँ पे पृथ्वीराज क्या हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं। कौन से युद्ध में, त्रयन के प्रथम युद्ध में दोस्तों। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब बढ़ेंगे दोस्तों आगे। आगे देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि त्रयन के प्रथम युद्ध के पश्चात गोरी ने अपने सैनिकों को कठिन सैनिक प्रशिक्षण दिया। क्या दिया, कठिन सैनिक प्रशिक्षण दिया। इन्होंने सोचा कि हार, एक बार तो पहले भी हार के गए, अब दोबारा हार के जाए तो बहुत ही अच्छे, मतलब यहाँ पे बेइज्जती होने वाली है। तो इन्होंने वापस कठिन प्रशिक्षण देके इनके द्वारा कठिन प्रशिक्षण दिया गया। किसको, सैनिकों को, किसके द्वारा, मोहम्मद गोरी के द्वारा। त्रयन का जो द्वितीय युद्ध दोस्तों लड़ा गया, कब लड़ा गया था, 1192 ईस्वी। कब, 92 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों। इस युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी को बीच में 1 साल का टाइम मतलब लग गया था, तो इनको थोड़ा रेस्ट मिल गई थी। इस हिसाब से इन्होंने पूरा प्रशिक्षण देके अपने सैनिकों को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। इस युद्ध के बाद में जब कोई राजा निकलता है अभियान के दौरान, तब वो वापस नहीं जाता है। क्या, वापस नहीं जाता है, तो वहां पे रुक जाते हैं। तो मोहम्मद गोरी जब यहाँ पे रुका था, तो पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा कहा गया कि अभी इनकी हार हो गई है, लेकिन ये पता करो कि ये अभी तक यहाँ पे बैठे क्यों है, घूम क्यों रहे हैं, मतलब इनका कोई काम नहीं है क्या, इनको वापस भेजो, यहाँ पे इनको यहाँ से भगा दो। तो जब इनको यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा बोला गया, तो किसी सैनिक के द्वारा वहाँ पे आके बोला गया कि देखो अभी हमारे यहाँ से मौसम बहुत खराब है, स्थितियाँ बहुत ही खराब है, तो हम वापस नहीं जा सकते। अब आपने हमारे को हरा दिया, अब हम अपन वापस इधर हार नहीं करेगी, आने के लिए यहाँ पे नहीं आएंगे, तो हमारे को एक बार छोड़ दो, मतलब यहाँ से अपन जब मौसम साफ हो जाएगा तब यहाँ से अपने आप चले जाएंगे। तब यहाँ पे कुछ समय के लिए ये पृथ्वीराज तृतीय सोचता है कि बैठे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये अंदर ही अंदर वहाँ पे मतलब इस प्रकार से योजनाएं बना रहे थे कि वापस किस प्रकार से पृथ्वीराज तृतीय के समक्ष जीता जाए। लेकिन उनको पृथ्वीराज को इस बात की कोई भी भनक नहीं लगी थी। फिर उन्होंने मोहम्मद गोरी के द्वारा एक वहां से दूत भेजा गया। किसके द्वारा, मोहम्मद गोरी के द्वारा एक दूत भेजा गया, जिस दूत का नाम यहाँ लिखेंगे, अपन बता देता हूँ मैं कौन से दूत भेजे गए। मोहम्मद गोरी के द्वारा जो पहला दूत भेजा गया था, जिनका नाम आप देख सकते हो यहाँ पे, जिनका नाम था कीवाम उल मुल्क मुल्तानी। कीवाम उल मुल्क मुल्तानी जो भेजा गया मोहम्मद गोरी के द्वारा, तो इन्होंने पृथ्वीराज तृतीय को आके बोला कि सर ने ऐसा बोला है कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, या फिर आपसे दिल्ली तो छीनेंगे, हम आपसे अजमेर की भी वहाँ से छीन लेंगे। तो पृथ्वीराज को इस बात का बहुत ही बुरा लगा। तो इन्होंने बोला कि आप हमारे यहाँ पे, हमारे दूतों की इज्जत की जाती है, आप हमारे यहाँ पे दूत बन के आए हो, लेकिन हम आपकी इज्जत करते हैं। वो आपके सर को जाके बोल देना कि आप चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, हमने आपको यहाँ बैठने के लिए बोला, इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप हमारे को वापस हमारे अधिकार करने के लिए या हमें संधि करने के लिए हमारे को उत्प्रेरित करो। तो ये कीवाम उल मुल्क मुल्तानी वापस चला जाता है किसके पास, मोहम्मद गोरी के पास, और बताता है कि वो बंदा स्वीकार नहीं कर रहा है या अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। फिर दोबारा भेजा गया रुकनुद्दीन हमजा को, मोहम्मद गोरी के द्वारा रुकनु हमजा को भेजा गया कि अभी माहौल थोड़ा खराब हो जाएगा, तो इन्होंने इनको भेजा कि आप थोड़ा जाओ। तो वापस से मोहम्मद गोरी के बाद रुकनुद्दीन आता है और मोहम्मद गोरी के सामने हाथ जोड़ के बोलता है कि महाराज गलती हो गई, जो पहले कीवाम उल मुल्क मुल्तानी आए थे उनको सर ने कुछ और बोलने के लिए बोला था, लेकिन वो थोड़ा कि कम सुनते, उनको उन्होंने आपको कुछ गलत सुना दिया है। तो इस वजह से हमारे वाले क्या होते, थोड़े हाथ जोड़ देते हैं ना, तो थोड़े मतलब यूं सहनशीलता या एकदम साधारण हो जाते। उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है। तो रुकनुद्दीन हमजा के द्वारा ये जब उनको बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ थोड़े रुके हुए, मतलब 10-15 दिन या 1 महीने तक वो रुकने दो, फिर हम अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो मोहम्मद गोरी को थोड़ा और टाइम मिल गया। क्या मिल गया, मोहम्मद गोरी को थोड़ा और टाइम मिल गया सेना को प्रशिक्षण करने के लिए, या उनको थोड़ा और कठोर, मतलब एकदम कठिन, मतलब किस भी तरह से सामने सेना को लड़ने के लिए उनको मौका मिल गया था। फिर इधर मोहम्मद गोरी को जब मौका मिला, तो पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा भी ये सोचा गया कि अभी वापस ही हमला नहीं करेगा, जब अपने आप टाइम होगा तब यहाँ से उठ के चला जाएगा। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा जो अपनी सेना थी, उस सेना को वापस अपने अपनी जगह पर भेज दिया। सब एक जगह सेना नहीं रह सकती है, इनके जो भी स्थान से, इनके जो पड़ोस में जो इनके सब कब्जे में लिए हुए थे, उस तरफ पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा सेना को भेज दिया गया। जब सेना को
उधर उधर भेज दिया गया, पीछे सेना बहुत ही कम थी, इनको ऐसा नहीं लग रहा था कि मोहम्मद गोरी इनके साथ में धोखा करेगा, क्या धोखा करेगा। फिर इन्होंने सोचा भी ऐसा तो नहीं कर सकते। फिर एक बार होता है कि जब ये रात का समय था तो मोहम्मद गोरी ने बोला कि इस प्रकार से अलाव तपा जाए, सर्दी का टाइम था तो इस प्रकार से आग लगाई जाए, लकड़ियां, आज पूरी सेना एक जगह बैठकर जो क्या है अलाव, यहाँ अलाव का मतलब होता है दोस्तों जब सर्दी पड़ती है तो आग जलाई जाती है, तो सब सेना एक जगह बैठ के हाथ है वो यहाँ तप, यहाँ गर्मी, यहाँ उससे गर्मी लेगी। तो इनके द्वारा एक बहुत सारा अलाव जलाया गया। तो जब पृथ्वीराज तृतीय ने देखा कि जंगल में कोई आग लग गई है क्या, देख के तो कहीं पृथ्वीराज ने सोचा कि मोहम्मद गोरी कहीं पॉपकॉर्न नहीं बन गया या फिर यहाँ उनकी जो कैंप में कुछ आग बाग नहीं लग गई है। तो इनके द्वारा जब किसी सेनापति को भेजा जाता है, किसी सेना के मतलब आदमी को भेजा जाता है, तो जब वहां जाके पता करते हैं तो मोहम्मद गोरी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, आज बहुत सर्दी बहुत ज्यादा है तो हम अलाव ताप के बैठे। तो उनका पूरा प्लान था कि आज मोहम्मद गोरी का पूरा प्लान था कि पृथ्वीराज तृतीय की सेना पर आज रात को दावा बोलना है। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरी प्लानिंग थी, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय के अंदर ऐसा कुछ गलत भावना नहीं थी, वो बैठे थे। तो तब वापस जब आता है, जब आके बोलता है कि महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, बेचारों के पास में मतलब ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो उनको सर्दी लग रही तो बेचारे अलाव ताप रहे और कुछ नहीं है। फिर पृथ्वीराज भी इस चीज को ज्यादा दिमाग में नहीं लेता। इस प्रकार से वहां की पृथ्वीराज की सेना रात को सो जाती है, सब अपने जगह पे कैंप में सो जाते हैं। सुबह के 5:30, 6:30 बजे हुए थे। तो उस टाइम सब सेना के जो जवान थे, कोई सो रहा था, कोई अपनी दिनचर्या में बिजी था, कोई कुछ काम कर रहा था या फिर कोई किसी से बात कर रहा था सुबह सुबह। तो इस प्रकार से सब अपने अपने कार्यों में, जो कार्य में वहां पे व्यस्त थे। तब उसी टाइम मोहम्मद गोरी के द्वारा उन पर हमला बोल दिया गया। क्या कर दिया गया? मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज तृतीय की सेना पर हमला बोल दिया गया। वहां पे सेना बहुत ही कम थी, अलग अलग स्थानों पर भेज दी गई थी। इस प्रकार से जब हमला बोला गया तो जो पृथ्वीराज तृतीय का घोड़ा था, उस घोड़े को चेंज करके मोहम्मद गोरी के द्वारा उस घोड़े पर एक दूसरा घोड़ा रखा गया, जिसका नाम दोस्तों मैंने आपको बताया था नाट्यरंबा। दोस्तों नाट्यरंबा वो घोड़ा होता है, घोड़े अलग अलग होते हैं दोस्तों, बहुत तो कुछ तो बहुत आलसी होते हैं, कुछ बहुत एक्टिव होते हैं। तो नाट्यरंबा दोस्तों घोड़ा वो होता है जब कोई जब वाद्य यंत्र वगैरह बजना शुरू हो जाए तो वो नाच करना या नाच गाना मतलब डांस करने लग जाता है। तो इसका ही मतलब होता है नाट्यरंबा। तो जब युद्ध वगैरह होते थे तो उस टाइम कुछ मतलब आवाज वगैरह या गाने बगाने बजते थे, तो नाट्यरंबा उस टाइम वहाँ पे डांस करना शुरू कर देता है। तो जब डांस करना शुरू करता है तो पृथ्वीराज जब उस घोड़े पे चढ़ती है तो वो घोड़ा एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है। तो उन्होंने सोचा ये घोड़ा तो मरवाएगा, तो बड़ी मुश्किल से उस घोड़े को वहां से भगा के वहां से पृथ्वीराज तृतीय भाग जाता है। क्या करता है दोस्तों? भाग जाता है। पीछे सेना होती है दोस्तों, उसको मोहम्मद गोरी क्या करता है दोस्तों? मार देता है। मतलब उनकी लड़ाई बहुत ही इस प्रकार से हुई कि सब अपने अपने कामों में व्यस्त था, कोई सो रहा था, कोई क्या कर रहा था, कोई सुबह के अपने अपने कार्य में व्यस्त। एकदम मोहम्मद गोरी के द्वारा सेना पर दोस्तों क्या हुआ? दावा बोला गया था। इस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई तथा पृथ्वीराज चौहान के दोस्तों क्या हुई? सिरसा से गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जब वो भाग के जाते तो सिरसा से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद गोरी की दोस्तों इसमें क्या होती है दोस्तों? हार होती है। क्या हो जाती है दोस्तों? यहाँ पे हार हो जाती है। तो मैंने आपको एक कहानी समझाई, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप उसे यहाँ से विस्तार से देखेंगे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, स्थान करनाल हरियाणा। कहाँ पे? स्थान करनाल हरियाणा के अंदर। मध्य किस किस के मध्य हुआ? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी, और इनके सेनापति का नाम था जियाउद्दीन काजी, और इनके साथ में गोविंदराज तोमर, वही गोविंदराज तोमर इनके साथ फिर से इनके साथ में थे। और विजेता कौन हुआ? मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है यहाँ पे दोस्तों? विजय हो जाता है। एक धोखे के साथ में युद्ध की स्थिति युद्ध के तरीके से जीते जाते हैं, उनकी स्थिति नियम के अनुसार मतलब लड़े जाते हैं। लेकिन मोहम्मद गोरी का जो ये आक्रमण था, एक धोखा बोलो या फिर इनके साथ में धोखा करके जो आक्रमण किया गया बहुत ही गलत था। कोई नियम नहीं होता है। युद्ध का भी मतलब होता है कि शाम या फिर सूर्यास्त के बाद में युद्ध नहीं लड़े जाते, लेकिन मोहम्मद गोरी ने इन पे जो हमला किया था वो बहुत ही खतरनाक या फिर एक गलत तरीके से किया था दोस्तों। आगे देखेंगे, इस युद्ध में सर्वशक्ति नामक स्थान पर पृथ्वीराज वीर गति को दोस्तों प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अलग अलग मत है लेकिन आगे और पढ़ेंगे। तराइन द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने अजमेर का प्रशासक गोविंदराज को बनाया। जो युद्ध हुआ उसके बाद में जो बनाया वो किसको बनाया दोस्तों? गोविंदराज को यहाँ का प्रशासक दोस्तों बनाया गया। किसको? गोविंदराज को बनाया। किसके द्वारा? ये मोहम्मद गोरी के द्वारा। आगे पढ़ेंगे कि गोविंदराज को हटाकर 1194 को हरि राय या हरि राय, मतलब मैंने आपको अलग अलग कहीं पे हरिराज लिखा, कहीं हरि राय लिखा हुआ है। तो यहाँ के प्रशासक बने। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर अधिकार कर लिया।
ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे देखेंगे कि ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु अफगान में हुई थी। ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो पृथ्वीराज की मृत्यु हुई थी कहाँ पे दोस्तों हुई थी? अफगान में हुई थी। और कई मान्यता के अनुसार गजनी में पृथ्वीराज की हत्या चंद्रबरदाई ने एवं सोय ने आत्महत्या की थी। कहीं पर तो ऐसा लिखा हुआ है कि मान्यता के अनुसार जो मोहम्मद गोरी जब जीतता है तो पृथ्वीराज को कहाँ पे ले जाता था? गजनी लेके चला जाता है। वहां पे गजनी ले जाने के बाद में कोई ऐसे बोलते वहां पे उनकी मतलब हत्या कर दी गई थी। यहाँ पे उनको पृथ्वीराज तृतीय को वहां पे मार दिया था। और यहाँ पे हत्या किसने की थी? चंद्रबरदाई के द्वारा। कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि चंद्रबरदाई के द्वारा हत्या की गई। मतलब पहले तो खुद मतलब अपने आप क्या करता है? पृथ्वीराज का गला काटता है, फिर अपने ही पेट में क्या करता है? छुरी मार के खुद खत्म हो जाता है या आत्महत्या कर लेता है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही कि चंद्रबरदाई की पुस्तक जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो के अनुसार गोरी पृथ्वीराज को कहाँ लेके जाता है? गजनी लेके जाता है, तथा वहां पर पृथ्वीराज ने गोरी की क्या की थी? हत्या की। गोरी की हत्या कहाँ पे की थी? वापस वहां पे गोरी की हत्या की थी। चंद्रबरदाई कहता है कि मैंने पृथ्वीराज ने जैसे ही चंद्रबरदाई कहता है कि मैंने पृथ्वीराज जैसी गोरी को मारा, मैंने कटार निकाली, और जैसे ही मतलब पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को मारता है चंद्रबरदाई कहता है मैंने कटार निकाली और पहले पृथ्वीराज का गला काटा, फिर खुद के पेट में दोस्तों क्या किया? कटार मार दी। अब लेकिन इतिहास यह कहता है कि मोहम्मद गोरी 1206 में पंजाब खोखरों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। लेकिन अलग अलग इतिहास है। लेकिन जब गोरी मर जाता तो फिर 1206 ईस्वी में खोखरों के खिलाफ मोहम्मद गोरी कैसे लड़ता है? समझ में नहीं आया यहाँ पे। फिर देखता मोहम्मद गोरी 1194 में वापस भारत पर आक्रमण करता है और जयचंद गढ़वाल को हराता है। उसके बाद में देखेंगे कि 1192 उसके बाद में मैंने आपको बताया 1206 में खोखरों के खिलाफ लड़ता है, और उसके बाद में मोहम्मद गोरी 1194 में वापस भारत पर आक्रमण करता है और जयचंद गढ़वाल को हराता है। फिर ये कैसे हो गया? समझ में कुछ नहीं आता है। और ये भी कहता है कि चंद्रबरदाई ने बोला कि मैंने वहां पे उनको मार दिया था, तो फिर उन्होंने मार दिया तो फिर ये लिखा किसने की? पृथ्वीराज लिखा किसने? ये लिखा है उसने किसने की? मैंने यहाँ पे इनकी हत्या की थी। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जो भी इतिहास है उसके हिसाब से जो है आप उसको पढ़ते रहो। पृथ्वीराज चौहान की जो कब्र दोस्तों कहाँ पे बनी हुई है? गजनी में बनी हुई है। और वहाँ पे स्मारक दोस्तों कहाँ पे बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है अजमेर के अंदर दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया है। क्या देखेंगे कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज को कहा जाता है। भारत का जो अंतिम सम्राट किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज को कहा जाता है। और 1978 में पृथ्वीराज का राष्ट्रीय स्मारक अजमेर में बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? राष्ट्रीय स्मारक अजमेर में बनाया गया। लेकिन पृथ्वीराज की जो कब्र बनी हुई है दोस्तों कहाँ पे बनी हुई है? गजनी में बनी हुई है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको जो भी मैंने आपको यहाँ से समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहे। जब अपना यहाँ पे त्रैन का प्रथम युद्ध हो जाता है, दूसरा युद्ध हो जाता है, तब अपने यहाँ पे चौहान जो अजमेर के चौहान यहाँ पे इनकी शाखा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अगली शाखा अपन देखेंगे रणथंभौर के चौहान, जो किसके द्वारा? गोविंदराज के द्वारा चौहान वंश की स्थापना की गई। बाकी वाली चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। यहाँ तक पूरा समझ में आपको आ गया होगा। बाकी वाली चर्चा जो भी क्लास है उसकी चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। रणथंभौर के चौहान जो किसके द्वारा? 1194 ईस्वी में जो पृथ्वीराज के पुत्र थे गोविंदराज, जो रणथंभौर के चौहान वंश की दोस्तों उन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। बाकी वाली चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।